बेसिक क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको क्लास 9th 10th 11th 12th की बायोलॉजी बुक के अंदर बॉटनी के सारे चैप्टर्स डील करने वाला हूँ। हमने बॉटनी के अंदर सबसे पहले सेल बायोलॉजी चैप्टर स्टार्ट किया था। सेल बायोलॉजी चैप्टर कोशिका जीव विज्ञान चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका को कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है और हमने पिछले लेक्चर के अंदर यूकैरियोटिक कोशिका स्टार्ट की थी। हमने पिछले लेक्चर के अंदर यूकैरियोटिक कोशिका के कॉमन कैरेक्टर सामान्य लक्षणों के बारे में अध्ययन किया था और आज हम यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में आगे अध्ययन करने वाले हैं। हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका तक कंप्लीट स्टडी कर ली है तो हम आगे चलते हैं। आज हम डायरेक्ट यूकैरियोटिक कोशिका स्टार्ट करने वाले हैं तो आप लोग बनिए रहना। और आज कल हमने यूकैरियोटिक कोशिका के सामान्य लक्षणों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम यूकैरियोटिक कोशिका की स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। स्ट्रक्चर मतलब संरचना। यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में स्टडी करने वाले हैं। यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना। यूकैरियोटिक कोशिका को जब यूकैरियोटिक कोशिका को हम सस्तीम के अंदर की कोशिका को हम जब देखते हैं तो सबसे पहले बाहर क्या दिखाई देता है? सबसे पहले बाहर हमें कोशिका आवरण दिखाई देता है। सेल मेम्ब्रेन। कोशिका आवरण मतलब सेल, आवरण मतलब झिल्ली। तो जब यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना देखते हैं तो सबसे पहले हम बाहर का अध्ययन करते हैं मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी, फिर उसके अंदर की एनाटॉमी देखेंगे। तो सबसे पहले बाहर के में क्या दिखाया जाता है? कोशिका आवरण कितने प्रकार का होता है? जैसे कि ये यूकैरियोटिक कोशिका है। ये क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में सबसे पहले बाहर क्या मिलता है? यूकैरियोटिक कोशिका के सबसे पहले बाहर दो आवरण मिलते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के सबसे पहले बाहर हमें कोशिका झिल्ली दिखाई देती है, फिर कोशिका भित्ति। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के सबसे पहले बाहर क्या मिलता था? प्रोकैरियोटिक कोशिका के सबसे पहले बाहर क्या मिलता था? आपको याद है? हमने डिस्कशन किया था कंप्लीट प्रोकैरियोटिक कोशिका के स्ट्रक्चर के बारे में। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। हमने 3 पार्ट के अंदर, 3 भागों के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका के संरचना के स्ट्रक्चर को कंप्लीट स्टडी की थी। तो आपको याद है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के सबसे पहले बाहर कौन सा आवरण मिलता है? मैं बताता हूँ। आपको याद नहीं है ना? याद है, मुझे उम्मीद है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बाहर सबसे पहले क्या मिलता है? ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल। और यूकैरियोटिक कोशिका में सेल मेम्ब्रेन और फिर सेल वॉल। तो हमने क्या देखा? पहला अंतर कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के बाहर सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ग्लाइकोकैलिक्स एब्सेंट होती है। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ग्लाइकोकैलिक्स एब्सेंट है। अब ये कंप्लीट नहीं है कि ग्लाइकोकैलिक्स सारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। नहीं, कुछ यूकैरियोटिक
कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ग्लाइकोलिस प्रेजेंट होती है तो कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ग्लाइकोलिस एब्सेंट भी होती है। तो आप ये नहीं कर सकते कि पूरे कंप्लीट प्रोकैरियोट्स में ग्लाइकोलिस सबसे बाहरी आवरण है, नहीं, कुछ में, अधिकांश प्रोकैरियोट्स में ग्लाइकोलिस बाहरी आवरण होता है जबकि कुछ में एब्सेंट भी होता है। तो हमने पहला डिफरेंस क्या देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिस सबसे बाहरी आवरण प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर सबसे बाहरी आवरण सेल ग्लाइकोलिस एब्सेंट है। फिर इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन सॉरी आपने लगाया था दिमाग, आप कमेंट कर सकते थे बीच में कि सर आपने गलत कर दिया, यहाँ प्रोकैरियोटिक लिख दिया, आपने यूकैरियोटिक लिख दिया, मिस्टेक हो जाती है, सॉरी बच्चों। तो हमने क्या बोला कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर सबसे बाहरी आवरण ग्लाइकोलिस होता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होता है। ग्लाइकोलिस यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर एब्सेंट होता है। क्या सर ग्लाइकोलिस कंप्लीट प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है? नहीं बच्चों, कंप्लीट प्रोकैरियोट्स के अंदर ग्लाइकोलिस प्रेजेंट नहीं होता है, कुछ में प्रेजेंट होता है तो कुछ में एब्सेंट भी होता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि कंप्लीट प्रोकैरियोट्स के अंदर ग्लाइकोलिस सबसे बाहरी आवरण होता है, नहीं। हाँ, ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिस बाहरी आवरण मिलता है अधिकांश, और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिस एब्सेंट होता है। तो हमने क्या स्टार्ट किया था? कोशिका झिल्ली, सेल में यूकैरियोटिक कोशिका, हमने क्या किया था? यूकैरियोटिक कोशिका की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। यूकैरियोटिक कोशिका के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करने के लिए सबसे पहले कोशिका आवरण, बाहरी आवरण का अध्ययन करेंगे। अब इसके अंदर ग्लाइकोलिस प्रेजेंट थी तो हमने ग्लाइकोलिस के बारे में समझा पहले। अब इसके अंदर ग्लाइकोलिस एब्सेंट है तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले कोशिका झिल्ली के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली एब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली प्रेजेंट होती है, ग्लाइकोलिस एब्सेंट होती है। तो ग्लाइकोलिस एब्सेंट है तो उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, जीवद्रव्य झिल्ली के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आप समझे कुछ कि हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका आवरण के अंदर सबसे पहले ग्लाइकोलिस के बारे में पढ़ा था, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका आवरण के अंदर सबसे पहले कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिस एब्सेंट होती है। समझ गए दोनों डायग्राम? हमने ये डायग्राम ऐसे नहीं होते, लेकिन हमने समझने के तौर पर ऐसे बताया है। आप डायग्राम तौर पर समझ सकते हो कि इसके अंदर ग्लाइकोलिस प्रेजेंट है, ग्लाइकोलिस एब्सेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। अंतर किसका? ग्लाइकोलिस का। ग्लाइकोलिस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रेजेंट होती है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर एब्सेंट होती है। यूकैरियोटिक कोशिका की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका की स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए सबसे पहले कोशिका आवरण, मॉर्फोलॉजी, कोशिका आवरण हमें स्टडी करनी होगी। कोशिका आवरण कौन से प्रकार का होता है? सबसे पहले कोशिका झिल्ली, फिर कोशिका भित्ति। तो हम क्या करने वाले हैं? कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे स्टडी आगे करते हैं।
ये समझ गए आपने कि हमने यहाँ पर ग्लाइकोलिस क्यों नहीं लिखा? ग्लाइकोलिस यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर एब्सेंट होती है। ग्लाइकोलिस यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर एब्सेंट होती है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। हम क्या करने वाले हैं? कोशिका झिल्ली की यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली की स्ट्रक्चर करने वाले हैं, स्ट्रक्चर के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? कोशिका झिल्ली की खोज, डिस्कवरी। कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी? स्वान ने की थी। अब आपको स्वान नाम सुन के याद आया होगा कि स्वान हमने सब पहले सुना है, स्वान सुना सुना लग रहा है नाम। तो बच्चों मैं बताऊं कि जब हमने सेल थ्योरी डिस्कस की थी ना, तो सेल थ्योरी के अंदर हमने दो वैज्ञानिकों के बारे में जाना था, एक तो स्लाइडेन और एक स्वान। स्लाइडेन कौन था? स्लाइडेन कौन था? बॉटनिस्ट साइंटिस्ट। कहाँ का था? जर्मनी का। जर्मन बॉटनिस्ट साइंटिस्ट कौन था? स्लाइडेन था। जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट साइंटिस्ट कौन था? स्वान था। स्लाइडेन ने 1838 में प्रयोग किया था, जबकि 1839 में स्वान ने किया था। और कोशिका सिद्धांत दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी प्रस्तुत की थी। तो वहीं से हमने स्वान निकाला। तो स्वान आपको समझ में आया? स्वान हमने क्या देखा था? रिकवर हो गया, दिमाग में फिट हो गया कि पहले तो हमने लगा था स्वान सुना लग रहा है, अब आपको पूरा कंप्लीट हो गया कि हमें स्वान ने कहाँ देखा था? सेल थ्योरी के अंदर देखा था। स्वान ने क्या काम किया था? कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने में सहायता की थी स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर, दोनों ने मिलकर। इसका अपना प्रयोग स्वान ने अपना प्रयोग कब किया था? 1839 में, 1839 में। और कहाँ का वैज्ञानिक था? ब्रिटिश का वैज्ञानिक था। किसका वैज्ञानिक था? जूलॉजिस्ट साइंटिस्ट था। समझ गए? फिर कोशिका झिल्ली शब्द किसने दिया? एक कोशिका झिल्ली की खोज की, कोशिका झिल्ली की खोज करके छोड़ दिया था स्वान ने। तो कोशिका झिल्ली की शब्द कि ये कोशिका झिल्ली है, इसका नाम, इसका शब्द किसने नाम दिया था? क्रेमर ने और नागेल ने मिलकर कोशिका झिल्ली को शब्द दिया, टर्म दी।
अब मैंने पहला पॉइंट कोशिका झिल्ली की खोज स्वान ने की। कोशिका झिल्ली की शब्द किसने दिया? क्रेमर ने तथा नागेली ने। कोशिका झिल्ली मैंने अगला पढ़ लिया, कोशिका झिल्ली और कोशिका झिल्ली समान होती है। कोशिका झिल्ली समान होती है घटकों के आधार पर। सर आपने क्या लाइन लिख दी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। सर आपने क्या लाइन लिख दी, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि कोशिका झिल्ली समान होती है कैसे? घटकों के आधार पर ये क्या लिख दिया? घटकों के आधार पर। ये घटक क्या होते हैं? घटक क्या होते हैं सर? घटक क्या होते हैं? मेरे को समझ में नहीं आया सर। तो टेंशन मत लो, मैं आपको समझा रहा हूँ, आगे चलते हैं। ये आगे ना कोशिका झिल्ली की खोज स्वान ने की थी और शब्द क्रेमर ने और नागेली ने दिया था। मैंने क्या लिखा है? यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्लियुक्त कोशिका प्रेजेंट होते हैं। प्लस पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट मतलब उपस्थित होते हैं। कोशिका झिल्लियुक्त कोशिका प्रेजेंट होते हैं। अब झिल्लियुक्त कोशिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। ये क्या है? तीनों झिल्लियुक्त कोशिकांग। और भी है, अनेक है। ये किसमें मिलते हैं? साइटोप्लाज्म में। यूकेरियोटिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में कौन से कोशिकांग मिलते हैं? झिल्लियुक्त कोशिकांग। जैसे कि हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म के अंदर झिल्लियुक्त कोशिकांग एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर झिल्लियुक्त कोशिकांग एब्सेंट थे। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या मिलता है? राइबोसोम क्या था? झिल्लियुक्त कोशिकांग था। केंद्रीय का मिला था, केंद्रीय क्या था? झिल्लियुक्त कोशिकांग था। और अंतर्विष्ट पिंड ये क्या था? झिल्लियुक्त कोशिकांग था। वैसे यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर झिल्लियुक्त कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं। अब झिल्लियुक्त कोशिकांग प्रेजेंट है तो उसके अंदर क्या क्या मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब मिलते हैं किसमें? यूकेरियोटिक कोशिका के साइटोप्लाज्म के अंदर। तो मैंने क्या लिखा? झिल्लियुक्त कोशिका। अब यहाँ पर क्या मतलब है इसका? ये क्या है बच्चों? ये है सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन है तो उसके बाहरी आवरण, उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर क्या मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, केंद्रक, ये क्या मिलता है? साइटोप्लाज्म के अंदर मिलता है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर मिलता है तो इनके ऊपर भी क्या आता है? आवरण मिलता है। इनके ऊपर भी क्या मिलता है? आवरण पाया जाता है। जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर राइबोसोम मिलता था। अब राइबोसोम क्या था? आवरणहीन कोशिकांग था। तो उसके ऊपर कोई भी आवरण एब्सेंट नहीं था। वो क्या था? आवरणहीन था। उसके ऊपर कोई भी झिल्लियुक्त कोशिकांग प्रेजेंट नहीं था। वैसे ही अब इसके अंदर क्या है? यूकेरियोटिक कोशिका। अब यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर तो क्या होता है? यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर झिल्लियुक्त कोशिकांग प्रेजेंट है। यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर तो झिल्लियुक्त कोशिकांग प्रेजेंट होता है। अब झिल्लियुक्त कोशिकांग प्रेजेंट है तो इसके अंदर तो प्रेजेंट होगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? दोहरी झिल्लियुक्त कोशिकांग होता है।
जैसे कि केंद्र, केंद्र क्या होता है, दोहरी झिल्ली कोशिकांग होता है। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होता है, एक झिल्ली कोशिकांग होता है। लेकिन किसी के ऊपर दो झिल्ली मिलती है, किसी के ऊपर एक मिलती है। मतलब कि झिल्ली तो प्रेजेंट है, किसी के ऊपर संख्या ज्यादा है, किसी की संख्या 2 है तो किसी के ऊपर 1 है, लेकिन झिल्ली प्रेजेंट होती है किसके अंदर, यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर तो झिल्ली होती नहीं है, एक भी झिल्ली प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर झिल्ली होती है, लेकिन किसी की संख्या अलग अलग होती है, किसी के ऊपर 2 होती है तो किसी के ऊपर 1 होती है। वैसे तो मैंने क्या लिखा, कोशिकांग झिल्ली। जैसे कोशिकांग मतलब क्या होता है, कोशिकांग मतलब जो कोशिका के अंदर मिलते हैं, कोशिका के अंदर मिलते हैं, कोशिका के अंगक। कोशिका मतलब कोशिका के अंगक। अब कोशिका के अंदर अंगक कौन कौन से हैं, यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट। अब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी ये क्या है, झिल्ली कोशिकांग का। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या है, दोहरी झिल्ली कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली कोशिकांग होता है, तो इसके ऊपर क्या मिलता है, आवरण मिलता है। तो यह आवरण क्या है, ये भी सेल मेम्ब्रेन है। कोशिका झिल्ली, तो हमने क्या बोला, यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर सबसे बाहरी आवरण मिलता है कोशिका झिल्ली। लेकिन जब यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर हम साइटोप्लाज्म जाते हैं तो साइटोप्लाज्म के अंदर भी कोशिकांग मिलते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राजधानी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्र। तो इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर भी आवरण मिलता है। तो आवरण मिलता है ना सबसे बाहरी, उसका नाम क्या होता है, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली तो बाहरी आवरण है, और कोशिकांग के ऊपर मिलती है झिल्ली, उसे क्या बोलते हैं, कोशिकांग झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली जो कोशिका के ऊपर मिलती है, और कोशिकांग झिल्ली मतलब जो कोशिका के अंगकों के ऊपर मिलती है। कोशिका के अंगक के ऊपर मिलने वाली झिल्ली कोशिकांग झिल्ली, और कोशिका के ऊपर मिलने वाली झिल्ली कोशिका झिल्ली। कोशिका के ऊपर मिलने वाली झिल्ली क्या कहलाती है, कोशिका झिल्ली। और कोशिका के अंगकों के ऊपर मिलने वाली झिल्ली कौन सी मिलती है, कोशिकांग झिल्ली कहलाती है। जैसे कि क्या है, कोशिका का अंग माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का अंग है, तो इसके ऊपर मिलने वाली झिल्ली क्या होती है, कोशिकांग झिल्ली कहलाती है। कोशिकांग झिल्ली क्या होती है, तो कोशिका के अंगों के ऊपर मिलती है। तुमने क्या बोला, कोशिकांग झिल्ली समान होती है। जो यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली, जो कोशिका के ऊपर मिलती है झिल्ली, और जो कोशिकांगों के ऊपर मिलती है झिल्ली, वो दोनों क्या होती है, समान होती है। अब समान कैसे, किसके ऊपर होती है, घटकों के आधार पर। अब आपको समझ में आ गया कोशिका झिल्ली क्या होती है, समझ गए। कोशिका झिल्ली क्या होती है, समझ गए। अब समझ आए घटकों के आधार पर। सर घटक क्या होते हैं, आप पूछोगे सर घटक क्या होते हैं, तो घटक समझते हैं हम। मैंने क्या लिखा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है। अब प्रोटीन और लिपिड क्या होते हैं, घटक होते हैं। और भी होते हैं, लेकिन हम अभी स्पेशल प्रोटीन लिपिड के बारे में बात करेंगे।
घटक क्या होते हैं? प्रोटीन और लिपिड। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली किसकी मिलकर बनी होती है? प्रोटीन की और लिपिड की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन से और लिपिड से मिलकर बनी होती है कोशिका झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका की। तो यहाँ पे क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका झिल्ली समान होती है घटकों के आधार। घटक मतलब प्रोटीन और लिपिड की। तो हमने क्या बोला? यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली दोनों समान होती है। किसके आधार पर? घटकों के आधार पर। अब घटकों के आधार पर समान कैसे हुई? दिमाग लगाओ। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली और कोशिकांग झिल्ली, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली और कोशिकांग झिल्ली दोनों समान होती है। फिर आगे लिखा घटकों के आधार पर। घटक क्या होते हैं? प्रोटीन लिपिड। मतलब कि यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली और कोशिकांग झिल्ली दोनों प्रोटीन तथा लिपिड से मिलकर बनी होती है। समझे कुछ? यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली और कोशिकांग झिल्ली दोनों प्रोटीन से तथा लिपिड से मिलकर बनी होती है। इसके आधार पर घटकों के आधार पर कोई पूछे कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली और कोशिकांग झिल्ली समान होती है, क्यों? क्योंकि वो प्रोटीन और लिपिड की मिलकर बनी होती है। जैसे कोशिका झिल्ली प्रोटीन लिपिड की बनी हुई है। कोशिका के ऊपर जो आवरण मिलता है उसे बोलते हैं कोशिका आवरण। कोशिका झिल्ली, कोशिका के ऊपर जो झिल्ली मिलेगी उसे क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। और जो कोशिकांग के ऊपर मिलेगी, जो कोशिका के अंगकों के ऊपर मिलती है झिल्ली, उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो जो कोशिका झिल्ली मिलकर बनी होती है जिससे कोशिका के अंगों के ऊपर झिल्ली मिलती है उसी से वो मिलकर बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली के ऊपर मिलती है कौन सी? प्रोटीन और लिपिड की मिलकर बनी होती है। तो कोशिका के ऊपर मिलने वाली झिल्ली भी किससे मिलकर बनी होगी? प्रोटीन से और लिपिड से। तो दोनों में क्या डिफरेंस रहा? कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों समान है। तो हमने क्या लिखा था? कोशिका झिल्ली और कोशिकांग झिल्ली समान होती है घटकों के आधार पर, प्रोटीन और लिपिड की मिलकर बनी होती है। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। कुछ समझ में आया? अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप इस लेक्चर को दोबारा देखना और अच्छे से समझना। मैंने हर कंसेप्ट को बड़ी गहराई से समझाया है आपको, और आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको अच्छे से समझने में आएगा कि मैंने आपको मेरी लैंग्वेज जो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ना, उसको आप समझने की कोशिश करो कि सर क्या बोल रहे हैं। जब आपको समझने में आएगा, आप लेक्चर को दोबारा देखो, तिबारा देखो, 4 बार देखो, लेकिन देखना और समझने की कोशिश करना। बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अच्छे से समझने की कोशिश करना कि कोशिका झिल्ली कोशिकांग झिल्ली समान होती है, क्यों? घटकों के आधार पर कैसे समझने की कोशिश करना।
अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब हम कोशिका झिल्ली की हमने क्या स्टार्ट की, यूकेरियोटिक कोशिका स्टार्ट की थी। यूकेरियोटिक कोशिका के हमने पहले कोशिका आवरण के अंदर पहले सबसे पहले कोशिका झिल्ली स्टार्ट की। कोशिका झिल्ली के हमने क्या किए, कॉमन कैरेक्टर डिस्कशन किए। फिर उसके बाद कोशिका झिल्ली की स्ट्रक्चर डिस्कशन करना। तो ये क्या है, कोशिका झिल्ली की स्ट्रक्चर। कोशिका झिल्ली की स्ट्रक्चर, अब आप सबसे पहले क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली की स्ट्रक्चर। चलिए आपने क्या बनाया, आपने ये क्या बना लिया। हम कोशिका झिल्ली की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोशिका झिल्ली की संरचना ऐसी होती है। आप पूछेंगे सर ये क्या है, तो बच्चों ये कोशिका झिल्ली की संरचना है, कोशिका झिल्ली की स्ट्रक्चर। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले सिंगर और निकोलसन, सिंगर और निकोलसन दो वैज्ञानिक थे। जैसे सारी थोड़ी दो वैज्ञानिक दी थी स्लाइड में स्वान ने, वैसे कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में भी दो वैज्ञानिक पढ़े। दो वैज्ञानिक आए थे, सिंगर और निकोलसन। दोनों ने मिलकर 1972 में इस संरचना प्रस्तुत की थी। सिंगर और निकोलसन ने दोनों मिलकर 1972 में यह संरचना प्रस्तुत की थी। और इस संरचना का क्या नाम होता है सर, इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तरल क्रीमी नमूना, तरल क्रीमी नमूना इस स्ट्रक्चर का संरचना का नाम होता है। 1972 में सिंगर व निकोलसन ने के द्वारा प्रस्तावित की गई थी यह संरचना। अब सिंगर और निकोलसन ने क्या बताया, सिंगर और निकोलसन ने बताया था कि इस स्ट्रक्चर की सिंगर और निकोलसन ने इस स्ट्रक्चर के ऊपर कार्य किया था और कोशिका झिल्ली की संरचना बताती थी पूरी इसके ऊपर। तो सिंगर और निकोलसन ने क्या बताया था, सिंगर और निकोलसन ने बताया था कि कोशिका झिल्ली की संरचना है, कोशिका झिल्ली जो लिपिड और प्रोटीन की मिलकर बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। कोशिका झिल्ली की संरचना प्रोटीन और लिपिड की मिलकर बनी होती है। आप बताओगे कैसे, आप इस स्ट्रक्चर के बारे में सबसे अधिकांश बार क्या देख रहे हो, सबसे मेन पार्ट जो सबसे ज्यादा मिल रहा है, सबसे ज्यादा तो उसके अंदर लिपिड मिल रहा है, लिपिड की झिल्ली मिल रही है। और उसके तो बाद में प्रोटीन, ये प्रोटीन है, प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, और इसके नीचे प्रोटीन है, जैसे ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। तो सिंगर और निकोलसन ने बताया कि सिंगर और निकोलसन ने इस स्ट्रक्चर को देखा, इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद बताया कि कोशिका झिल्ली मेनली अधिकांशतः लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली अधिकांश ज्यादातर लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। क्यों होता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज्यादा पार्ट लिपिड और प्रोटीन का था, सबसे ज्यादा पार्ट लिपिड और प्रोटीन का था। तो सिंगर और निकोलसन ने क्या बोला कि कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की मिलकर बनी होती है, अधिकांशतः ज्यादातर कोशिकाओं में लिपिड और प्रोटीन की मिलकर बनी होती है। क्यों बोला, लिपिड और प्रोटीन है। चलो ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ क्लियर। दूसरा पॉइंट बताया कि कोशिका झिल्ली के अंदर लिपिड की दो स्तर होती है। कोशिका झिल्ली के अंदर लिपिड की दो स्तर होती है। जैसे कि पहली स्तर तो ये है, पहली स्तर तो ये है, पहली फर्स्ट स्तर। कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में सिंगर और निकोलसन ने पहला पॉइंट बताया था कि कोशिका झिल्ली अधिकांशतः सबसे ज्यादा लिपिड और प्रोटीन की मिलकर बनी होती है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया था कि कोशिका झिल्ली के अंदर लिपिड की दो परतें पाई जाती है। कोशिका झिल्ली के अंदर लिपिड की दो परतें पाई जाती है, पहली परत ये होती है, दूसरी परत। तो उन्होंने लिपिड को, तो सिंगर और निकोलसन ने कोशिका झिल्ली में लिपिड की दो स्तर पाई जाती है, उन्होंने इसको दोहरी झिल्ली को
बाइलेयर लिपिड का बोला था, बाइलेयर लिपिड होता, द्विलीपिड लिपिड मिला था, बोला गया था। तो सिंगर निकोल्सन ने बताया था कि कोशिका झिल्ली की स्ट्रक्चर के अंदर लिपिड की 2 परतें पाई जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया था कि कोशिका झिल्ली अधिकांशतः प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। यहाँ तक ठीक है। अगला पॉइंट, तो अगला बताया था कि उन्होंने सिंगर निकोल्सन ने थर्ड पॉइंट बताया कि जैसे उन्होंने सेकंड पॉइंट बताया कि लिपिड की 2 परतें मिलती है, लिपिड की 2 परतें मिलती है, एक तो ऊपरी परत, एक निचली परत, ऊपरी परत और निचली परत। जैसे उसी प्रकार प्रोटीन भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे लिपिड की 2 परतें मिलती है ना, उसी प्रकार प्रोटीन 2 प्रकार के मिलते हैं, एक मिलते हैं परिधीय प्रोटीन और एक अंगभूत प्रोटीन। ये क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, और ये क्या है? प्रोटीन। तो ये क्या है? प्रोटीन। तो कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन बनी होती है। पहले उन्होंने बताया लिपिड और प्रोटीन बनी होती है, फिर उन्होंने बोला कि लिपिड की दो स्तर मिलती है। फिर थर्ड पॉइंट बोला कि प्रोटीन 2 प्रकार के मिलते हैं। कोशिका झिल्ली की संरचना के अंदर प्रोटीन 2 प्रकार के मिलते हैं, एक तो मिलते हैं परिधीय प्रोटीन और एक मिलते हैं अंगभूत प्रोटीन। निकोल्सन ने बताया था कि कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन मिलकर बनी होती है, क्योंकि इसके अंदर सबसे अधिकतर भाग लिपिड और प्रोटीन की दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट बताया कि लिपिड की 2 परतें मिलती है, लिपिड की 2 परतें मिलती है। थर्ड पॉइंट बताया कि उन्होंने कि प्रोटीन 2 प्रकार के मिलते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर प्रोटीन 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक परिधीय प्रोटीन और एक अंगभूत प्रोटीन। आप पूछेंगे सर परिधीय प्रोटीन क्या होता है, अंगभूत प्रोटीन क्या होता है? तो हम बताएंगे कि कोशिका झिल्ली की स्तर के सबसे ऊपर जो कोशिका झिल्ली की संरचना के बाहर मिलते हैं प्रोटीन, कोशिका झिल्ली की संरचना के बाहर जो प्रोटीन मिलते हैं उन्हें परिधीय प्रोटीन बोलते हैं। कोशिका झिल्ली के जो अंदर मिलते हैं संरचना के अंदर उन्हें अंगभूत प्रोटीन बोलते हैं। कोशिका झिल्ली की संरचना के बाहर मिलने वाले प्रोटीन परिधीय प्रोटीन। ये क्या है? ये क्या है? परिधीय प्रोटीन। क्यों? कोशिका झिल्ली की संरचना तो यही कंप्लीट हो गई, कोशिका झिल्ली की स्ट्रक्चर तो यही कंप्लीट हो गई, ये कोशिका झिल्ली के बाहर मिलते हैं तो ये क्या बोलते हैं? परिधीय प्रोटीन। कोशिका झिल्ली के अंदर मिलते हैं, ये देखो ये क्या है? कोशिका झिल्ली के अंदर है तो ये बोलते हैं अंगभूत प्रोटीन। अब अंगभूत थर्ड पॉइंट क्या है? फिर फोर्थ पॉइंट बताया कि सिंगर निकोल्सन ने बताया कि अंगभूत प्रोटीन भी 2 प्रकार के होते हैं। अंगभूत प्रोटीन भी 2 प्रकार से मिलते हैं, एक पूर्ण अंगभूत प्रोटीन और एक आंशिक अंगभूत प्रोटीन। पूर्ण अंगभूत प्रोटीन और आंशिक अंगभूत प्रोटीन। पूर्ण अंगभूत प्रोटीन मतलब जो पूर्ण रूप से अंदर मिलते हैं, जो पूर्ण रूप से अंदर मिलते हैं उन्हें पूर्ण अंगभूत प्रोटीन। जैसे कि ये क्या है? पूर्ण अंगभूत प्रोटीन है। और ये क्या है? आंशिक। और ये क्या है? आंशिक। सिंगर निकोल्सन ने बताया कि अंगभूत प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, पूर्ण अंगभूत प्रोटीन और आंशिक अंगभूत प्रोटीन। तो उन्होंने यहाँ तक कंप्लीट डिस्कशन किया। फिर उसके बाद उन्होंने बताया था कि
बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं, कोशिका झिल्ली की संरचना। कोशिका झिल्ली की संरचना किसने दी थी? सिंगर और निकोलसन ने। सिंगर और निकोलसन कौन थे? दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या दी थी? कोशिका झिल्ली की संरचना दी थी। कोशिका झिल्ली की संरचना किसने दी थी? सिंगर और निकोलसन, दो वैज्ञानिकों ने दी थी। उन्होंने क्या बताया था कि कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की मिलकर बनी होती है। उन्होंने प्रोटीन और लिपिड का नाम क्यों लिया? क्योंकि उन्होंने जब कोशिका झिल्ली की संरचना को देखा ना माइक्रोस्कोप की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, तो उन्होंने देखा कि कोशिका झिल्ली की संरचना के अंदर मैक्सिमम पार्ट लिपिड और प्रोटीन का प्रेजेंट था। कोशिका झिल्ली की संरचना के अंदर मैक्सिमम पार्ट प्रोटीन तथा लिपिड का प्रेजेंट था। तो उसलिए उन्होंने बताया था कि कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की से मिलकर बनी होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बताया था कि कोशिका झिल्ली की संरचना में लिपिड की दो परतें मिलती है। कोशिका झिल्ली की संरचना में अंदर लिपिड की दो परतें मिलती है, एक ऊपरी परत एक निचली परत, दो झिल्ली परत मिलती है लिपिड की। अब लिपिड के अंदर भी दो भाग होते हैं, एक तो होता है जल स्नेह और जल बिंदु। जो सिर वाला, ये क्या होता है? सिर, और ये क्या है? पूंछ। लिपिड के दो भाग होते हैं, एक तो जल होता है, एक सिर होता है और एक पूंछ होती है। सिर वाले भाग तो क्या बोलते हैं? जल स्नेह बोलते हैं, और पूंछ वाले भाग बोलते हैं जल बिंदु। सिर, जल स्नेह और जल बिंदु। लिपिड के अंदर दो भाग होते हैं, जल स्नेह और जल बिंदु। लिपिड की दो परतें मिलती है, ऊपरी परत निचली परत। फिर उन्होंने अगला पॉइंट बताया कि लिपिड कोशिका झिल्ली की संरचना के अंदर प्रोटीन भी दो प्रकार के मिलते हैं। प्रोटीन भी दो प्रकार से मिलते हैं। प्रोटीन तो कौन कौन से मिलते हैं? परिधीय प्रोटीन, अंगभूत प्रोटीन। आगे डिस्कशन करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोशिका झिल्ली की संरचना के अंदर प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, परिधीय प्रोटीन, अंगभूत प्रोटीन। परिधीय प्रोटीन कौन से होते हैं? जो कोशिका झिल्ली के बाहर, कोशिका झिल्ली की संरचना के बाहर मिलते हैं। हमने जब कोशिका झिल्ली की संरचना देखी थी तो उसके ऊपर, बाहर के ऊपर दो प्रोटीन प्रेजेंट थे, नीचे प्रोटीन प्रेजेंट थे। वो कौन से? परिधीय प्रोटीन। परिधीय प्रोटीन मतलब जो कोशिका झिल्ली की संरचना के बाहर मिलते हैं उन्हें परिधीय प्रोटीन। कोशिका झिल्ली की संरचना के अंदर मिलने वाले प्रोटीन क्या बोलते हैं? अंगभूत प्रोटीन। अब अंगभूत प्रोटीन भी दो प्रकार के होते हैं। अंगभूत प्रोटीन भी दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण अंगभूत प्रोटीन, आंशिक अंगभूत प्रोटीन। पूर्ण अंगभूत प्रोटीन कौन से होते हैं? जो कंप्लीट, पूरी तरह से कोशिका झिल्ली की संरचना के अंदर मिलते हैं, जो पूरी तरह से कोशिका झिल्ली की संरचना के अंदर मिलते हैं उन्हें पूर्ण अंगभूत प्रोटीन कहते हैं। जो कोशिका झिल्ली की संरचना के अंदर भी मिले और बाहर भी मिले उन्हें क्या बोलते हैं? आंशिक अंगभूत प्रोटीन। आंशिक अंगभूत प्रोटीन मतलब जो कोशिका झिल्ली की संरचना के अंदर भी और बाहर भी मिले उन्हें आंशिक बोलते हैं। जो कोशिका झिल्ली के पूर्ण रूप से अंदर मिलते हैं उन्हें पूर्ण रूप से पूर्ण अंगभूत प्रोटीन बोलते हैं। जो कोशिका झिल्ली की संरचना के बाहर मिलते हैं उन्हें परिधीय प्रोटीन बोलते हैं। समझ गए? तो सिंगर निकोलसन ने यह संरचना दर्शाई थी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो फटाफट।
ये क्या है, ये सिंगल क्वेश्चन ने 2 पॉइंट और दिए थे कि कोशिका झिल्ली आरबी सिंगल क्वेश्चन ने किसकी कोशिका झिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था, आरबीसी कोशिका झिल्ली के ऊपर। किसके ऊपर, आरबीसी की कोशिका झिल्ली को देखा था सिंगल क्वेश्चन ने, आरबीसी। याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको समझाने जैसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि सिंगल निकोलसन कौन थे, 2 वैज्ञानिक जिन्होंने आरबीसी कोशिका झिल्ली को देखा था, आरबीसी की कोशिका झिल्ली को देखा था, अध्ययन किया था। और कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होता है, कोशिका झिल्ली के अंदर प्रोटीन और लिपिड प्रेजेंट होता है। तो कितना परसेंट प्रोटीन होता है, 52% प्रोटीन और 40% लिपिड होता है। 52% प्रोटीन और 40% लिपिड मिलता है। आप पूछोगे सर 40 तो 92 हो गए, तो बाकी बचे 10%, 8% क्या मिलता है, 8% खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, ये सब मिलकर पाए जाते हैं। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ तक हमने सिंगरो-निकोलसन के द्वारा प्रस्तावित कोशिका झिल्ली की संरचना को कंप्लीट कर लिया है। हमने क्या कर लिया, पहले कोशिका झिल्ली की कॉमन कैरेक्टर डिस्कशन करिए, फिर कोशिका झिल्ली की संरचना पढ़ ली, और आप पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के कार्य। तो कोशिका झिल्ली की संरचना के बारे में क्यों यूजन है, सिंगरो-निकोलसन कौन थे, 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने किसको कार्य किया था, आरबीसी कोशिका झिल्ली के ऊपर कार्य किया था। कब किया था, 1972 में किया था। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि आरबीसी कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका झिल्ली 2 परतों से मिलकर लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इन्होंने बताया था कि आरबीसी कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। कितने परसेंट लिपिड से, 40% लिपिड से। कितने परसेंट प्रोटीन से, 52% प्रोटीन से। और शेष 8% खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। फिर उन्होंने क्या बताया कि लिपिड की 2 परतें होती है, एक होता है ऊपरी परत, निचली परत, जोड़ी लिपिड प्रेजेंट होता है। फिर उन्होंने बताया कि लिपिड के अंदर 2 भाग होते हैं, प्रत्येक लिपिड की परत के अंदर 2 भाग होते हैं, एक जल स्नेह होता है और एक जलवीरू होता है। जल स्नेह कौन होता है, सिर वाला भाग, जलवीरू पूंछ वाला भाग होता है। ठीक है यहाँ तक। फिर उन्होंने बताया कि कोशिका झिल्ली के अंदर 2 प्रकार के प्रोटीन मिलते हैं, एक परिधीय प्रोटीन और एक अंगभूत प्रोटीन। परिधीय प्रोटीन कौन से होते हैं, जो कोशिका झिल्ली की संरचना के बाहर मिलते हैं, और अंगभूत प्रोटीन मतलब जो कोशिका झिल्ली की संरचना के अंदर मिलते हैं। अब उन्होंने बताया कि अंगभूत प्रोटीन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण अंगभूत प्रोटीन और एक आंशिक अंगभूत प्रोटीन। पूर्ण अंगभूत प्रोटीन कौन से होते हैं, जो पूर्ण रूप से अंदर मिलते हैं। आंशिक मतलब जो बाहर भी मिले और अंदर भी मिलते हैं। कोशिका झिल्ली की संरचना के बाहर तो अंदर मिलने वाले प्रोटीन आंशिक अंगभूत प्रोटीन कहलाते हैं। जो कोशिका झिल्ली की संरचना के पूर्ण रूप से अंदर मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पूर्ण अंगभूत प्रोटीन होते हैं। तो सिंगरो-निकोलसन ने यहाँ तक कोशिका झिल्ली की संरचना को पूरा किया। और आगे पढ़ने वाले हैं कोशिका झिल्ली के कार्य, उसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। आज लेक्चर काफी लंबा हो गया, हम इस लेक्चर को यहीं कम पूरा करते हैं, और शेष अगले लेक्चर के लिए आप देखना। और अगर आपको समझने में ना आए तो प्लीज लेक्चर को दोबारा देखना। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है अब तक की सेल बायोलॉजी के अंदर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल कोशिका झिल्ली। इसको कई बच्चे समझने में नहीं आता और दिमाग से ऊपर जाता है कि इसकी स्ट्रक्चर, सिंगरो-निकोलसन का मॉडल बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड नीट सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आपको सिंगरो-निकोलसन का मॉडल अच्छे से समझना है, उसके नोट्स बनाने हैं और लर्न करना है, याद करना है। तो आज लेक्चर को हम यही कंप्लीट करते हैं। आपको अगर लेक्चर समझने में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और आगे शेयर करना। और धन्यवाद, आगे फिर मिलते हैं कल, बाय।